सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। यूनिवर्स का जन्म हुआ कब और कैसे? वैसे हुआ यारो, या हुआ फिर ऐसे? क्यों है पृथ्वी गोल? क्या है ब्लैक होल? सूरज में है गर्मी क्यों? चांद में है नरमी क्यों? सैटर्न को घेरे हुए खूबसूरत रिंग, साइज में यारो जुपिटर है प्लैनेट्स का किंग। वीनस की सुंदरता, यूरेनस की चाल, अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल। यहाँ वहाँ देखो कितने सारे तारे, जी भर के देखो गैलेक्सी के नजारे। लेकिन सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन क्या है? सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, या फिर मध्य रात्रि से मध्य रात्रि तक का समय? हर महीना लगभग 30 दिनों का ही क्यों होता है? एक साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? आज ये प्रश्न हमें कितने ही साधारण लगे, किंतु हमारे पूर्वजों के लिए ये काफी कठिन प्रश्न थे। इन प्रश्नों के उत्तर उन्होंने भला कैसे ढूंढे होंगे? मानव सभ्यता के विकास के आरंभ से ही आकाश की जानकारी हासिल करने का प्रयास भी शुरू हुआ। निरंतर निरीक्षण द्वारा मनुष्य ने आकाश के पिंडों की गति में नियमित दोहराव की पद्धति को पहचान लिया। सूर्य के उगने तथा डूबने की नियमित प्रक्रिया को उसने दिनों के हिसाब किताब का आधार बनाया। चंद्रमा की तेज गति और अलग अलग तारों के परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह देख पाने के कारण वैदिक लोगों ने इसे महीने के हिसाब किताब के लिए चुना। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं की प्रक्रिया के दौरान जब चंद्रमा पूरा नजर आता उस दिन को पूर्णिमा, और जिस दिन नहीं नजर आता उस दिन को अमावस्या का नाम दिया गया। वैदिक लोगों ने पूर्णिमा से पूर्णिमा तक या अमावस्या से अमावस्या तक की अवधि को महीने का नाप बनाया। एक चंद्र दिन को तिथि का नाम दिया और एक महीना 30 तिथियों का बना। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि चंद्रमा को पृथ्वी के गिर्द घूमने में 27 दिन से थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन दो पूर्णिमा के बीच 29.5 सूर्य दिन होते हैं। चंद्रमा की प्रतिदिन की स्थिति में 13 डिग्री के इस अंतर के आधार पर उन्होंने चंद्रपथ को 27 घरों में बांट दिया। इसके आधार पर उन्होंने उन 27 तारों को नक्षत्रों का नाम दिया जिनके निकट चंद्रमा प्रतिदिन अपने पथ पर घूमने के दौरान गुजरता नजर आता। चंद्रमा को जिस नक्षत्र के पास पूर्णिमा के दिन देखा जाता उसी नक्षत्र पर उस महीने का नाम रखा गया। उदाहरण के लिए चैत्र महीने का नाम चित्रा नक्षत्र के नाम पर रखा गया। पृथ्वी को सूर्य के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में 365 दिनों का समय लगता है, जिसे एक वर्ष माना जाता है। किंतु 29.5 दिनों के चंद्रमास को 12 गुना करने से केवल 354 दिनों का वर्ष बना, जिसमें 11 दिनों की वार्षिक कमी थी। इसके कारण कुछ ही समय में ऋतुओं के आधार पर आने वाले त्योहारों के समय का तालमेल बिगड़ गया। इस कमी को सुधारने के लिए खगोल शास्त्रियों ने 8 वर्षों के समय काल में 29.5 दिनों वाले 3 चंद्रमास जोड़ दिए, जिन्हें अधिक मास का नाम दिया गया। इस तरह 3 चंद्रमासों को जोड़ने से प्रत्येक वर्ष 365 दिनों के बराबर हो गया। यही कारण है कि वैदिक कैलेंडर को लूनी सोलर कैलेंडर की तरह जाना जाता है। लूनी सोलर कैलेंडर के अतिरिक्त संपूर्ण ल्यूनर कैलेंडर जैसे इस्लामिक कैलेंडर तथा संपूर्ण सोलर कैलेंडर जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी प्रचलित हैं। भारत में केरल का कोलम कैलेंडर सोलर कैलेंडर का एक उदाहरण है।
समय की अवधि को दर्शाने के लिए बड़े अंकों का पहले पहल उपयोग करने का श्रेय यकीनन वैदिक लोगों के सिर ही है। आकाश का निरीक्षण करते हुए वैदिक खगोल शास्त्रियों ने पाया कि सूर्य तथा चंद्रमा हर 5 वर्षों की अवधि में धनिष्ठ यानी डेल्फियस नामक नक्षत्र में एक कतार में नजर आते हैं। 5 वर्षों के इस समय काल को उन्होंने एक युग का नाम दिया। इसी आधार पर उन्होंने 60 वर्षों के युग का हिसाब भी लगाया, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा के साथ जुपिटर भी एक कतार में नजर आता है। इसी पद्धति द्वारा गणित के आधार पर उन्होंने एक बड़े समय काल का हिसाब लगाया, जिसे महायुग का नाम दिया। महायुग 43,20,000 वर्षों की अवधि दर्शाता है, जिसमें न केवल सूर्य, चंद्रमा और जुपिटर बल्कि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और सैटर्न ग्रह भी एक ही कतार में दिखाई पड़ते हैं। खगोल विद्या की जानकारी हासिल करना वैदिक लोगों के लिए मुख्यतः खेतीबाड़ी तथा धार्मिक क्रियाओं के लिए उपयुक्त समय और तारीखें तय करना था। सूर्य और चंद्रमा के गति चक्र की जानकारी से उन्हें खासे अचूक कैलेंडर बनाने में मदद मिली। भारतीय खगोल विद्या का उल्लेख 4000 वर्ष पहले रचे ऋग्वेद में मिलता है। उसमें 27 नक्षत्रों तथा चंद्रमा की कलाओं का वर्णन है। वैदिक लोगों को सूर्य और चंद्रमा की गति और इनमें लगने वाले ग्रहणों की भी जानकारी थी। ऋग्वेद में ऋषि अत्रि के सूर्य ग्रहण को देखने का और महाभारत के भीष्म पर्व में 14 दिनों के समय में 2 बार ग्रहण लगने का उल्लेख मिलता है। 14वीं शताब्दी में लगध मुनि ने खगोल शास्त्र पर पहली पुस्तक वेदांग ज्योतिष की रचना की। इसमें खुली आंख से दिखने वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि ग्रहों के अतिरिक्त 27 नक्षत्रों का उल्लेख है। इसमें सूर्य और चांद की गति को समझने के नियम और खगोल शास्त्र में गणित के इस्तेमाल का भी वर्णन है। अपने रोजाना जीवन को नियमित ढंग से गुजारने के लिए वैदिक खगोल शास्त्रियों ने सूर्य तथा चंद्रमा की गति की जानकारी के आधार पर दिन को मुहूर्तों में बांट दिया। वैदिक लोग सूर्योदय से सूर्योदय के समय काल को एक दिन मानते थे। उस समय को उन्होंने 30 मुहूर्तों में बांटा, जिसमें दिन तथा रात को 15-15 मुहूर्तों में बांटा गया। उन्हें ग्रीष्म तथा शीतकाल के दिनों की लंबाई के अंतर का ज्ञान था। इस कारण उन्होंने ग्रीष्म काल के सबसे लंबे दिन को 18 तथा शीतकाल के सबसे छोटे दिन को 12 मुहूर्त का पाया। आकाश के पिंडों का निरीक्षण किसी एक देश या सभ्यता तक सीमित नहीं था। जिज्ञासा तथा जीवन मोह के मूल स्वभाव के कारण कई अन्य सभ्यताओं के लोग भी खगोल से जुड़े निरीक्षणों में जुटे थे। ईसा से करीब 1800 वर्ष पहले मेसोपोटामिया की प्राचीन बेबीलोनियन सभ्यता के पादरियों को आकाश के निरीक्षण से जो जानकारी हासिल हुई, उसे उन्होंने डायरीज तथा तारों के कैटलॉग्स में दर्ज किया। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने एक चंद्रमास का हिसाब 29.53 दिनों का लगाया। ये सही समय के बिल्कुल करीब था। ईसा से करीब 600 वर्ष पहले एक खगोल तथा गणित शास्त्री किडनू ने चंद्रमा की गति को नापने की एक अचूक पद्धति खोज निकाली। इससे वे जान पाए कि चंद्रमा एक ही गति से नहीं घूमता। आज हम जानते हैं कि ऐसा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ग्रेविटी के कारण चंद्रमा के इलिप्टिक पथ बनने की वजह से होता है। अरिस्टोटल पहले ग्रीक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी के गोलाकार होने की बात को तर्क द्वारा समझाने की कोशिश की। उन्होंने जताया कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया हमेशा गोलाकार होती है। निरीक्षण के आधार पर उन्होंने बताया कि समुद्र के किनारे से समुद्री जहाज के दूर चले जाने पर सबसे पहले जहाज का निचला हिस्सा, उसके बाद उसकी छत
और अंत में उसका मस्तूल क्षितिज के पीछे गायब होते नजर आते हैं। पृथ्वी के गोलाकार होने को ये सब बातें सिद्ध करती हैं। अरिस्टाकस नामक खगोल एवं गणित शास्त्री ने आधे चंद्रमा के दौरान चंद्रमा तथा सूर्य की दूरी तथा उनके साइज को नापने का पहला प्रयास किया। उन्होंने पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच बनते कोण को नापा। ये प्रयास अचूक परिणाम तो नहीं दे पाया, किंतु इससे ये समझने में मदद मिली कि सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी से बड़ा है और चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से काफी दूर है। ईसा से 240 वर्ष पहले एराटोस्थीन्स नामक ग्रीक खगोल शास्त्री ने पृथ्वी के साइज को काफी अच्छी तरह से नाप लिया। उन्होंने ग्रीष्म के पहले दिन अलेक्जेंड्रिया तथा साइन नामक 2 जगहों पर सूर्य की पड़ती छाया को नापा। फिर इन दोनों जगहों की बीच की दूरी को भी नाप लिया। उसके बाद ज्योमेट्री के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने पृथ्वी की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस का नाप 40,000 किलोमीटर पाया। यह सही नाप 40,076 किलोमीटर के बिल्कुल करीब था। 500 ईस्वी तक खगोल शास्त्र भारतीय अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग बन चुका था। इस दौर में आर्यभट्ट का नाम प्रमुख है। आर्यभट्ट से पहले के खगोल शास्त्री पृथ्वी को स्थिर मानते आ रहे थे। उन्होंने सुझाया कि पृथ्वी गोलाकार है और अपनी धुरी पर घूमती है। इस कारण रात और दिन बनते हैं और इसी कारण तारे भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते नजर आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नाव में सफर करते व्यक्ति को किनारे वाले पेड़ तथा अन्य वस्तुएं विपरीत दिशा की ओर जाती दिखाई देती हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण जैसे विषयों के बारे में काफी सूचनाएं हैं। आओ करें हम तारों की सैर। आर्यभट्ट ने ग्रहणों से जुड़ी काल्पनिक धारणा को नकारा और समझाया कि चंद्रमा में तब ग्रहण होता है जब वह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है और सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आता है। उन्होंने यह भी सुझाया कि चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश का ही प्रतिबिंब है। 598 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की। इसमें तारों तथा ग्रहों की स्थिति और गति, दिन और रात्रि की नियमित आवाजाही तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण जैसे विषयों के बारे में काफी सूचनाएं हैं। ब्रह्मगुप्त उन पहले खगोल शास्त्रियों में थे जिन्होंने खगोल से जुड़े कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए अलजेब्रा का उपयोग किया। 8वीं शताब्दी में लल्ला नामक खगोल शास्त्री ने 12 यंत्रों को उपयोग में लाया। ये साधारण बनावट वाले यंत्र थे जिनको समय, कोण, दूरियां और ऊंचाइयां नापने के लिए उपयोग में लाया जाता। उसी दौर का एक और वैज्ञानिक यंत्र एस्ट्रोलेब था। एस्ट्रोलेब एक गोलाकार यंत्र है जिस पर ग्रहों तथा कुछ जाने माने तारों के निशान अंकित होते हैं। इस गोलाकार यंत्र को घुमाने से तारों तथा ग्रहों की स्थिति की जानकारी मिलती है। इस द्वारा दिन और रात के समय का भी पता लगाया जा सकता है। मध्यकाल में ग्रहों के अध्ययन के लिए अनेक छोटे बड़े यंत्रों का उपयोग तो हुआ, परंतु बड़ी वेधशालाओं के निर्माण के बाद इसमें काफी बदलाव आया। 18वीं सदी में सवाई जयसिंह ने आकाश के निरीक्षण के लिए ईंट पत्थरों से बनी 5 वेधशालाओं का निर्माण किया। इन वेधशालाओं को आज हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। इनमें ईंट, पत्थर और धातु से बने तरह तरह के यंत्र स्थापित किए गए, जिनमें सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र तथा मिश्र यंत्र मुख्य थे। पहले जंतर मंतर का निर्माण 1721 में दिल्ली में हुआ। इस अद्भुत बनावट में 14 जियोमेट्रिक यंत्र हैं जो समय नापने, मौसम की जानकारी, ग्रहों की चाल की भविष्यवाणी
तथा आकाश में दूरियां नापने के काम में लाए जाते हैं। ये सभी यंत्र एक ही दिशा की ओर स्थिर खड़े हैं। सबसे बड़ा सम्राट यंत्र है। यह 90 फुट ऊंची सूर्य घड़ी यानी सन डायल है। इसमें शंकु की छाया को इस तरह अंकित किया गया है जिससे दिन का सही समय जाना जा सकता है। यहां स्थित राम यंत्र 2 बेलनाकार बनावटें हैं जो ऊपर से खुली हैं। इनकी दीवारों और बीच में स्थित शंकु की ऊंचाई इनके रेडियस के बराबर है। इनका उपयोग सूरज और आकाश के अन्य पिंडों की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता था। इस यंत्र से तारों की स्थिति का आंकन भी किया जाता था। जयपुर जंतर मंतर दुनिया की सबसे बड़ी ईंट पत्थरों से बनी खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण 1728 से लेकर 1734 तक हुआ। इसमें 14 यंत्र मौजूद हैं जिनका उपयोग सही समय, तारों का आंकन, ग्रहणों की भविष्यवाणी तथा राशियों की स्थिति की अचूक जानकारी के लिए किया जाता था। यहां स्थित बृहद सम्राट यंत्र दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है। इससे दिन के समय को केवल 2 सेकंड की चूक से जाना जा सकता है। सनडायल को आप अपने घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। आइए इसे बनाने और इसे इस्तेमाल करने की विधि जान लें। सनडायल बनाने से पहले आप अपने शहर का लैटिट्यूड जान लें। एक ड्राइंग बोर्ड ले लें और एक थर्मोकूल पर शंकु ड्रॉ करें। शंकु बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि शंकु का एक एंगल आपके शहर के लैटिट्यूड के बराबर होना चाहिए। शंकु ड्रॉ करने के बाद एक कटर की मदद से इसको काट लें। आपका शंकु अब तैयार है। अब शंकु को ड्राइंग बोर्ड पर इस तरह चिपकाएं कि लैटिट्यूड वाला एंगल बेस बने। अब एक लंबी पेंसिल या सीधी लकड़ी इस शंकु पर चिपका दें। एक पेपर शीट को लेकर इसके आधे हिस्से पर प्रोटेक्टर से एक आधा सर्कल बनाएं और इसकी सरकमफ्रेंस पर 15-15 डिग्री पर निशान लगाएं। निशानों को सेंटर से मिला दें। अब इस कागज को पेंसिल पर लटकाएं और एक लंबे धागे से इन लाइंस को बोर्ड तक बढ़ाएं। बोर्ड पर बनी इन मार्क्स को शंकु के पिछले कोने से मिलाएं। इस तरह आपका सनडायल तैयार हो गया। सनडायल को धूप में ले जाएं और एक कंपास की मदद से पेंसिल को नॉर्थ के साथ अलाइन करें। इस तरह बने सनडायल से केवल दिन के 12 घंटों का समय ही जाना जा सकता है। शंकु के पश्चिम की ओर की मार्किंग्स दोपहर से पहले का समय और पूर्व के ओर की मार्किंग्स दोपहर के बाद का समय दर्शाती हैं। खगोलीय अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन संचालित हो रहा है। आओ करें हम तारों की सैर। एक छोटी सी शुरुआत के साथ भारत आज खगोलीय छानबीन और अनुसंधान में एक प्रमुख स्थान के रूप में उभरा है। हाल की शताब्दियों में कई वेधशालाएं स्थापित हुईं जो अत्याधुनिक यंत्रों से लैस हैं। इन वेधशालाओं में खगोलीय अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन संचालित हो रहा है। ये हमारे प्राचीन एवं आधुनिक खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों के निरंतर प्रयासों और कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। आओ करें हम तारों की सैर। इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली 110016। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in।